सब्सक्राइब कीजिए इतिहास बोध चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। पाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास बोध। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 500 वन लाइनर नोट्स की सीरीज शुरू की है जो आपके यूजफुल होने वाली है एनटीए, नेट, जेआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी हिस्ट्री के लिए। फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ 10 लेक्चर को डिस्कस कर चुका हूँ जो आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित थे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 500 तक वन लाइनर नोट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी हमारे लास्ट के बचते हैं उन सभी को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। फ्रेंड्स, जो मैं आप लोगों के साथ ये वन लाइनर नोट्स डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के टाइम बनाए थे, तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इससे पहले हम 391 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज से हम 392 से शुरू करेंगे और इसको हम 500 तक ले जाने वाले हैं। निजाम उल मुल्क जो आसफ जाह थे, उन्होंने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की और इन्हें दक्कन का वायसराय भी कहा जाता है। मुर्शीद कुली खां जो थे 1717 में जाकर बंगाल का सूबेदार ये बनते हैं और इसके समय में जो पहला विद्रोह होता है वो होता है सीताराम राय का। दूसरा विद्रोह उदय नारायण और तीसरा विद्रोह गुलाब मोहम्मद ने किया था। अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना जो है वो सादुल्ला खां यानी कि बुरहान उल मुल्क के द्वारा की गई थी। उसे 1772 में अवध का सूबेदार बनाया गया था इससे पहले। और 1775 में डिंडीकुल में हैदर अली ने जो है आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो जो ये आधुनिक शस्त्रागार है इसकी स्थापना हैदर अली करते हैं 1775 के अंदर। टीपू सुल्तान ने एक नए कैलेंडर को लागू किया था। ठीक है, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली काम में लाई थी इन्होंने और मापतोल के नए पैमाने को अपनाया था। ये कार्य टीपू सुल्तान ने किए थे। और टीपू सुल्तान के निजी पुस्तकालय में धर्म, इतिहास, सैन्य विज्ञान और औषधि विज्ञान के साथ साथ गणित जैसे विविध विषयों की पुस्तकें होती थी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम में क्या है स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और जैकोबिन क्लब का ये सदस्य बना था। टीपू सुल्तान ने पैदावार का 1/3 यानी कि 1/3 भूस्वराज के रूप में लिया था, मगर उसने अवाव यानी कि अवाव क्या था, एक सिंचाई कर था, वसूली पर क्या है रोक लगा दी थी। जो सिंचाई कर था वो टीपू सुल्तान ने नहीं लिया था। और 1796 के बाद उसने आधुनिक नौसेना खड़ी करने की भी कोशिश की। ठीक है, इंडियन जो नेवी है वो उसने शुरू करने की कोशिश की। टीपू सुल्तान के अनुसार शेर की तरह एक जीना बेहतर है लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। ये स्टेटमेंट किसकी है? ये है टीपू सुल्तान की। सर जॉन जो शोर थे 1793 से 98 में ये इंडिया में रहे और टीपू के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था तथा उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत किया जाता था। ये बोलते हैं सर जॉन शोर टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान ने विदेशी व्यापार के विकास के लिए फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेंगू में दूत भेजे थे। ठीक है, ये वो कंट्री थी जहाँ पे टीपू सुल्तान ने अपने ट्रेड को स्प्रेड करने के लिए अपने राजदूत भेजे थे। 1791 में मराठा जो है घुड़सवारों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूट लिया था। तो क्या होता है, उसने माँ शारदा की प्रतिमा को बनाने के लिए पैसे दिए थे। किसने? टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट है राजधानी। जो केरल है, केरल की राजधानी कालीकट थी। चिरकलक, कोची, ट्रावनकोर की त्रिवेंद्रम। केरल के प्रमुख नेता जो मार्तंडेय वर्मा थे, एक आधुनिक शस्त्रागार बनाया था इन्होंने भी। मार्तंडेय जो वर्मा थे और राम वर्मा थे, ये दोनों भाई थे। ट्रावनकोर के प्रमुख क्या थे? कवि थे, विद्वान भी थे और साथ साथ संगीतज्ञ भी थे। जयपुर शहर की जो स्थापना है आमेर के राजा सवाई जयसिंह राज ने की थी और आमेर के सवाई जयसिंह राजा ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा में 4 खगोल जो शाला थी बनवाई थी। जीजे मोहम्मदी खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण था जिसमें खगोल गणित के तत्वों का अनुवाद संस्कृत में किया गया था। ठीक है, भरतपुर में स्वतंत्र जो जाट राज्य है की स्थापना चुंडामन और क्या है बदन सिंह ने की थी। और सूरजमल जो है इसे जाट जाति का
अफलातून यानी कि प्लेटो कहा जाता है किसको, सूरजमल को। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने 15वीं शताब्दी में की थी। गुरु गोबिंद सिंह जो ओहदा था, पद जो था वो था 5000 जात और 5000 सवार। रणजीत सिंह जो थे ये शुक्रचकिया मिसल से संबंध रखते थे और भू स्वराज का 50% सकल उत्पादन के आधार पर लिया करते थे, यानी कि ग्रॉस जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है उसके आधार पे ये 50% टैक्स लेते थे अपनी जनता से। रणजीत सिंह की फौज एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज थी और पहला स्थान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का था। ठीक है, तो इतनी बड़ी शक्तिशाली सेना थी रणजीत सिंह के पास। रणजीत सिंह जो थे ने अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों की धूल अपनी लंबी दाढ़ी से झाड़ता था, यानी कि उसको साफ करता था। इतना दयालु ये शासक था। भारत द्वारा फारस की खाड़ी के इलाके में मोती, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर, मेवे, गुलाब जल आयात करता था। ठीक है, क्या क्या आयात होता था? मोती आयात होता था, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर, मेवे और गुलाब जल। भारत में विभिन्न देशों से आयात माल, ठीक है, आयात होता था। अरब से क्या आयात करता था? कहुआ, सोना, दवाई और शहद, ये अरब से होता था। चीन से चाय, चीनी, चीनी मिट्टी और रेशम। तिब्बत से सोना, कस्तूरी, ऊनी वस्त्र यानी कि ऊनी कपड़ा। सिंगापुर से टीन आयात करता था और इंडोनेशिया जो महाद्वीप है वहाँ से मसाले, इत्र, शराब और चीनी। अफ्रीका से हाथी दांत और दवाई मंगाई जाती थी और यूरोप ऊनी कपड़ा, तांबा, लोहा, सीसा और कागज यूरोप से आयात किया जाता था। अब है भारत से विभिन्न देशों को जो निर्यात किया जाता था, सूती वस्त्र सबसे प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त कच्चा रेशम, ठीक है, रेशम के कपड़े, रेशमी जो कपड़े हैं वो, लोहे के सामान, नील, शोरा, अफीम, चावल, गेहूं, काली मिर्च, अन्य मसाले, रत्न, औषधियां भी निर्यात करता था। विदेशी व्यापार को चांदी और सोने के आयात द्वारा संतुलित किया जाता था। किसके द्वारा? सोना और चांदी से क्या है व्यापार होता था उस टाइम। कपड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र, ठीक है, जो कपड़ा उद्योग थे उसमें बंगाल में थे ढाका और मुर्शिदाबाद, बिहार में पटना, गुजरात में सूरत, अहमदाबाद में बड़ौच, मध्य प्रदेश में चंदेरी और महाराष्ट्र के अंदर बुरहानपुर, उत्तर प्रदेश में जौनपुर, बनारस, लखनऊ, आगरा, पंजाब में मुल्तान और लाहौर, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, औरंगाबाद, चिकाकोल और विशाखापट्टनम कपड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु जो है वो प्रमुख केंद्र था और तमिलनाडु में कोयबंतूर और मदुराई ये दो प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट है कश्मीरी ऊनी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र। जो कश्मीरी ऊनी वस्त्र थे जहाँ से निर्यात होता था वो था महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बंगाल। पीटर महान की एक स्टेटमेंट है कि याद रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है और जो उस पर पूरा अधिकार करेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा। ये स्टेटमेंट किसकी है? पीटर महान की। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी की शिक्षा परंपरागत थी, ठीक है, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था जिसमें साहित्य, कानून, धर्म, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र तक ही सीमित था। इसमें भौतिकी, प्राकृतिक प्रौद्योगिकी, भूगोल के अध्ययन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। केरल का जो परिवार था वो मात्र प्रधान था, मात्र सत्तात्मक था केरल राज्य में। एक विद्वान हुए हैं इबेजे दुबाचे, इनके अनुसार एक स्टेटमेंट है, एक हिंदू औरत कहीं भी यहाँ तक कि अत्यंत भीड़भाड़ वाली जगह में भी अकेले जा सकती है और उसे अकर्मणीय आवारा लोगों की ढीठ निगाहों और दिल्लगियों का डर नहीं होता। ऐसा मकान जिसमें केवल औरतें रहती है एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसकी मर्यादा भंग करने का ख्याल कोई अत्यंत निर्लज लंपट स्वप्न में भी नहीं ला सकता। नेक्स्ट है अजमेर के राजा सवाई जयसिंह और मराठा सेनापति परशुराम भाऊ ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने की कोशिश की।
मगर ये असफल रहे। वास्तुकला के क्षेत्र में लखनऊ का इमामबाड़ा तकनीक की निपुणता नगर वास्तु कलात्मक रुचि में उत्कर्ष को प्रदर्शित करता है। जो इमामबाड़ा है ये कलात्मक रुचि में उत्कर्ष को प्रदर्शित करता है। अनोखी वास्तुकला भित्ति चित्रकला वाला पद्मनाभ भवन राजप्रसाद 18वीं शताब्दी में बनाया गया। पंजाब के जो मशहूर प्रेम है हीर रांझा की रचना वारिस शाह ने की थी। शाह अब्दुल लतीफ ने अपने प्रसिद्ध कविता संग्रह की रचना रसालो रचा। सचल और सामी सिद्धि कवि थे। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर एक्ट के द्वारा पूरब से व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एकमात्र अधिकार दे दिया। 1608 में इस कंपनी ने भारत में पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया और 1615 में सर थॉमस रो जो है मुगल दरबार में पहुंचते हैं और 1622 में जब सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की तो पुर्तगालियों ने बम्बई द्वीप को दहेज में उन्हें दे दिया। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? मछलीपट्टनम में 1611 में ये स्थापित की गई थी। और पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने अपने आरंभिक फैक्ट्री में से एक की स्थापना 1633 में उड़ीसा में की और 1651 में उसे बंगाल के हुगली नगर में व्यापार की इजाजत मिल गई थी। सर्वप्रथम 1686 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है 1717 में कंपनी ने सम्राट फारुखसियार से एक फरमान प्राप्त किया जिसमें 1691 में हुए उन्हें प्राप्त विशेषाधिकारों को दोबारा मान्यता दी गई। 1691 में जो उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है उसको दोबारा क्या है मान्यता दी गई। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। उत्तरी सरकार में कौन कौन से पार्ट आते हैं? मुस्तफानगर, एलोरा, राजामुंद्री, चिकाकोल जिले शामिल थे। अमेरिकी उपनिवेश के हाथ से निकल जाने के डर से जो फ्रांसीसी सरकार है उन्होंने समझौता वार्ता आरंभ की। 1754 में उसने यह मांग मान ली कि भारत से डुप्ले को वापस बुला लिया जाए। यह बात भारत में भविष्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुई। 22 जनवरी 1760 में वाडीवाश की लड़ाई होती है जिसमें अंग्रेज जनरल आयरकूट ने लाली को पराजित किया, फ्रांसीसी जो गवर्नर थे। 1783 में पेरिस समझौता होता है और आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष इसके साथ समाप्त हो जाता है। 1793 में है ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर समाप्त हो गया और तब कंपनी ने ब्रिटेन के सम्राट और संसद और राजनेताओं को क्या है भारी रिश्वत दी थी। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने विलियम पोर्ट कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और प्लासी का युद्ध होता 23 जून 1757 को। कर्नल मालसन जो थे जितना लूट सको लूटो। मीर जाफर सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब चाहे हाथ डाल लो, ये स्टेटमेंट है कर्नल मालसन की। पर्सिवल स्पियर ने एक स्टेटमेंट दी है। बंगाल की लूट को खुली और निर्जलता पूर्वक लूटपाट का युग इन्होंने बताया है। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की जब संधि होती है तो टीपू सुल्तान ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों को और उसके सहयोगियों को दे दिया था और साथ ही 33% रुपये हर्जाना भी दिया। 1801 में अवध के नवाब को साइक संधि के लिए मजबूर किया गया था और टीपू सुल्तान के अनुसार काफिरों का दैन्य दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल हो जाने से अच्छा एक योद्धा की तरह मर जाना बेहतर है। मराठों के घराने, ठीक है, जो मराठों के हैं 5 घराने थे जिसमें पूना में पेशवा रहते थे, बड़ौदा का गायकवाड़ा, नागपुर के भोंसले, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर। 1805 में एनरी रोवलवाला के अनुसार भारत में मौजूद हर अंग्रेज गर्व से भरा और अकड़ा हुआ है। वो अपने आप को एक विजित जनता का विजेता मानता है और अपने नीचे के हर व्यक्ति को कुछ श्रेष्ठ की भावना के साथ देखता है। 1818 तक पंजाब और सिंध को छोड़कर पूरा भारतीय उपमहाद्वीप अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था और 1843 में सर चार्ल्स नेपियर ने संक्षिप्त अभियान के द्वारा सिंध का अधिग्रहण कर लिया था
और नेपियर की एक स्टेटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो स्टेटमेंट ये है, हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और हम यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा। नेक्स्ट है 1767 में संसद ने कानून बनाकर कंपनी के लिए ब्रिटिश खजाने से प्रतिवर्ष 4 लाख पाउंड देना अनिवार्य बना दिया। ब्रिटेन के राजनीतिक विचारक और राजनेता कंपनी और उसके अधिकारियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि शक्तिशाली बनकर जो कंपनी है उनके अधिकारी अंग्रेज राष्ट्र और उसकी राजनीति को नष्ट कर देंगे। 1784 में गवर्नर जनरल के 3 सदस्य वाले काउंसिल के हाथों में कानून दे दिया गया और 1776 में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया कि वो भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा और उसके हितों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपनी काउंसिल की राय को ठुकरा सके। 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। सभी अंग्रेजों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई, परंतु चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। भारत की सरकार तथा उसका राजस्व भी कंपनी के हाथों में ही बना रहा। भारत में अधिकारियों की नियुक्ति जो है का अधिकार भी कंपनी के पास ही रहा। अब हम बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट में चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। जॉन सुलिवन की एक स्टेटमेंट है, हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पेन की तरह काम करती है, जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजें सोखकर टेमस के तटों पर निचोड़ देती है। नेक्स्ट है कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रक जो रोड था 1839 में इसका कार्य आरंभ हुआ और 1850 में ये बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट है जॉर्ज स्टीवंस का बनाया पहला रेल इंजन इंग्लैंड में 1814 में पटरियों पर लाया गया और भारत में रेल लाइन बिछाने का जो पहला सुझाव है 1831 में मद्रास में आया था, परंतु जो रेल के डिब्बे थे डिब्बों को घोड़े से खींचने की इसमें बात की गई थी। भारत में भाप से चलने वाली रेलों का पहला इंजन है 1834 में इंग्लैंड में इसके लिए प्रस्ताव रखा गया था और मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेल लाइन यातायात के लिए 1853 में खोल दी गई। 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली रेल लाइन भी आरंभ की गई। डाक टिकटों को आरंभ करने का श्रेय जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को जाता है। रेतवाड़ी बंदोबस्त के प्रवर्तक थे रीड एंड मुनरो। भारत में ब्रिटिश प्रशासन के 3 स्तंभ हैं, 3 पिलर। ये थे सिविल सर्विस यानी कि नागरिक सिविल, आर्मी यानी कि पुलिस। नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है और लॉर्ड वेल्लेस्ली ने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवाओं के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में विलियम पोर्ट कॉलेज खोला। चार्ल्स ग्रांट मनुष्य की अत्यंत पतित और निष्कृष्ट नस्ल है जिसमें नैतिक जिम्मेवारी की भावना नामात्र की रह गई है, जो अपने दुर्गुणों के कारण विपन्नता से धसी हुई है। कॉर्नवालिस हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है। ये किसने कहा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारतीय नागरिक सेवा यानी कि इंडियन सिविल सर्विस को बहुधा इस्पात का चकोटा कहा गया है। विलियम बेंटिंग 1831 में अपील कर प्रांतीय अदालतों और क्षेत्रीय न्यायालयों को खत्म कर दिया था इन्होंने और 1833 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में भारतीय कानूनों को क्या है संहिताबद्ध किया गया और एक विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन नियुक्त किया गया। थॉमसन और गैरेट के अनुसार पुरानी बंटवारे की मनोदशा और तरीके आधुनिक उद्योगवाद और पूंजीवाद की मनोदशा एवं तरीके में बदल गए। नेक्स्ट है नए चिंतन की 3 मुख्य विशेषताएं क्या थी? ये थी विवेकशीलता या तर्क और विज्ञान में विश्वास। दूसरा था मानवतावाद और मनुष्य के प्रति प्रेम, मानव की प्रगति करने की क्षमता में आस्था। मानवतावादी दृष्टिकोण ने व्यक्तिवाद,
उदारवाद और समाजवाद के सिद्धांतों को जन्म दिया? प्रोफेसर एच डाडवेल। नेक्स्ट स्टेटमेंट दी है, अपने ही देवताओं की मान्यता पर शंका प्रकट करने की शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने बाइबल की प्रामाणिकता और उसके वृत्तांत की सच्चाई पर संदेह व्यक्त किया है। हार्डिंग ने नरबली प्रथा को खत्म करने के लिए भी कानून बनाए और यह प्रथा गोंड नामक आदिम जाति में प्रचलित थी। वारेन हेस्टिंग ने 1871 में मुस्लिम कानून और संबंध विषयों के अध्ययन और पढ़ाई के लिए कलकत्ता मदरसे की स्थापना की थी। 1791 में जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया गया। 1835 के आलोक पत्र द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन जो थ्योरी थी, अधोगामी निसंदेन का सिद्धांत के जनक लॉर्ड मैकाले थे। नेक्स्ट है 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई। मैकाले, हमें ऐसा वर्ग बनाने के लिए जी जान प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और उन करोड़ों लोगों के बीच जिन पर हम शासन करते हैं द्विभाषी का काम कर सके। यह उन लोगों का वर्ग हो जो रक्त और रंग की दृष्टि से भारतीय मगर रुचि, विचार और बुद्धि की दृष्टि से अंग्रेज हो। 1911 में है 94% भारतीय निरक्षर थे यानी कि अनपढ़ थे और 6% जो है साक्षर थे। 1921 में 92% भारतीय निरक्षर जबकि मात्र 8% साक्षर थे। 1921 में 2% महिलाएं जो है स्त्रियां जो है साक्षर थी, एजुकेटेड थी। और 1857 तक देश में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में ही 3 मेडिकल कॉलेज थे। 1857 तक तकनीकी शिक्षा देने के लिए केवल मात्र एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज रुखड़ी में था। 1886 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने 47 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ ही शिक्षा पर खर्च किए। 1815 में क्या है, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की जाती है और 1825 में उनके द्वारा ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की जाती है राजा राममोहन राय के द्वारा। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की तथा तत्वबोधिनी जो पत्रिका थी ये बंगाली भाषा में शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स, आज हमारे 500 वन लाइनर नोट्स के जो सीरीज है वो समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका 500 वन लाइनर नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 500 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के वन लाइनर नोट्स का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको एंशिएंट और मिडिएवल का भी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कंबाइंड चाहिए तो उसमें 1500 वन लाइनर नोट्स का जो पीडीएफ है, एक कंबाइंड पीडीएफ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।